दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परमजीत कुमार। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के किसान हाल में संसद से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार को सड़क पर उतरे। पंजाब में जहां पूरी तरह से सड़क बंद रहा, वहीं किसान संगठनों ने पूर्व में घोषित रेल रोको प्रदर्शन को 3 दिन और आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। पूरे पंजाब में दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सब्जी और अनाज मंडियां बंद रहीं। किसानों के संगठनों ने अपनी मांगों के प्रति इसे समर्थन का करार दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी आप ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने सड़क मार्ग बाधित करने की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर जिले में ट्रैक्टर चलाकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठी थी। सुखबीर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च उनके बादल गांव स्थित आवास से निकला और यह लंबी में जाकर खत्म हुआ, जहां पर पार्टी ने विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया था। आपने यह मुद्दा शायद देखा सुना नहीं होगा, क्योंकि मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है। मीडिया को इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा रिया चक्रवर्ती कब सोती है, कब खाती है, दीपिका कौन सी ड्रग्स लेती है, कंगना का छज्जा क्यों तोड़ा, वगैरह वगैरह। भाईखला जेल के क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात पर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15 बाई 10 फीट का क्वारंटीन बैरक। भारतीय मीडिया आपसे जुड़ी हुई खबरें किस लिए नहीं दिखाती, क्या मजबूरी है उनकी, इस मुद्दे पर मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। ये जब आंदोलन हो रहा है तो मुझे लगा क्यों ना आपको किसानों के आंदोलनों का इतिहास के बारे में आपको कुछ बताया जाए। जो मुद्दे पर मैं आज बात करने वाला हूँ वो है, पहला, 1917 में क्यों हुआ सबसे पहला और बड़ा किसान आंदोलन। दूसरा, जब हुआ किसानों का सत्याग्रह आंदोलन। तीसरा, फिर 80 के दशक में आया उदारीकरण का दौर। फिर आखिर में राजनीतिक दलों से संघर्ष। 1900 की शुरुआत में ही भारत में किसान पहले से ज़्यादा संगठित होने लगे थे। वर्ष 1917 में अवध में किसान गोलबंद होने लगे। वर्ष 1917 में ही अवध में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभावशाली किसानों का आंदोलन हुआ। वर्ष 1919 में इस संघर्ष ने जोर पकड़ लिया और 1920 के अक्टूबर महीने में प्रतापगढ़ में किसानों की एक विशाल रैली के दौरान अवध किसान सभा का गठन हुआ। किसानों के इस संघर्ष की खबर पूरे देश के किसानों के बीच फैल गई और महाराष्ट्र के किसान नेता बाबा रामचंद्र कई किसानों के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए। बाबा रामचंद्र को पूरी रामकथा कंठस्थ थी और वो गांव-गांव घूमकर उसे सुनाते और किसानों को गोलबंद करने का काम करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में इस आंदोलन और बाबा रामचंद्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने अवध में हुए किसान आंदोलन से काफ़ी कुछ सीखा था। उत्तर भारत में अवध किसान सभा किसानों के सबसे मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आया। उत्तर प्रदेश के किसान ब्रिटिश हुकूमत की ओर से लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान की वसूली के खिलाफ एकजुट होने लगे और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। अवध के किसान के आंदोलन से ठीक पहले यानी वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो उत्तर भारत के किसानों की बुरी दशा और उनके शोषण से काफ़ी विचलित हुए।
ब्रितानी हुकूमत के काश्तकार कानून में किसानों के लिए नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। किसान इस कानून से छुटकारा पाना चाहते थे। महात्मा गांधी अपने साथ वकीलों की एक टीम लेकर बिहार के चंपारण पहुँचे, जहां किसान ब्रितानी काश्तकार कानून से सबसे ज़्यादा त्रस्त थे। वकीलों की इस टीम में उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी और मौलाना हक भी शामिल थे। अरविंद सिंह कहते हैं कि जो इतिहासकार के जानकार हैं, महात्मा गांधी 10 अप्रैल को चंपारण पहुंचे और उन्होंने 15 अप्रैल से चंपारण में इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इसके बाद नेहरू भी इसमें शामिल हो गए थे। चंपारण सत्याग्रह की तरह उसी दौरान सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेरा और बरदौली में किसानों का भी सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। 1930 के दशक में ही महात्मा गांधी के आह्वान के बाद चौरी चौरा का आंदोलन भी हुआ। गांधी जी के मैदान में उतरने के बाद भारत भर में किसान एकजुट होने लगे और वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। आज़ादी के बाद भी किसानों के आंदोलन चलते रहे। इस बीच लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1965 में हरित क्रांति आई, जिसने उत्तर भारत, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को आत्मनिर्भर तो बनाया ही, साथ ही भारत के कृषि उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। शुरुआत में तो इसका लाभ पंजाब के किसानों को ज़्यादा मिला, बाद में हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन दूसरे राज्यों में किसानों के सामने कई समस्या खड़ी होने लगी। फिर आया 80 के दशक में उदारीकरण का दौर। बात 1987 की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कर्नुखेड़ी गांव में बिजली घर जल गया। इलाके के किसान पहले ही बिजली का संकट सामना कर रहे थे और इसको लेकर बड़े परेशान थे। किसानों के बीच से ही सामने आए एक किसान महेंद्र सिंह टिकैत ने सभी किसानों से बिजली घर के घेराव का आह्वान किया। ये दिन था 1 अप्रैल 1987। खुद टिकैत को भी अंदाज़ा नहीं था कि बिजली घर के घेराव जैसे छोटे से मामले को लेकर लाखों किसान कर्नुखेड़ी में जमा हो जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए और उनकी संख्या देखते हुए सरकार भी घबराई और उसे किसानों के लिए बिजली की दर को कम करने पर मजबूर होना पड़ा। अरविंद सिंह, जो इतिहासकार के जानकार हैं, बताते हैं कि ये किसानों की बड़ी जिद थी और तब उन्हें लगा कि वो अपने मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं और इसलिए उसी साल अक्टूबर महीने में सिसोली में किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी शामिल हुए। किसानों ने अपनी एकता को जान लिया और महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में उनके एक किसान नेता भी मिल गया। फिर कुछ ही महीने बाद यानी 1988 के जनवरी माह में किसानों ने अपने नए संगठन भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले मेरठ में 25 दिनों का धरना आयोजित किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खूब सुर्खियां बटोरी। इस धरने में पूरे भारत में किसान संगठनों और नेता शामिल हुए। अब आइए, राजनीतिक दलों से संघर्ष किसानों की मांग थी क्या? राजनीतिक दलों से संघर्ष किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी उपज का दाम वर्ष 1967 से तय करे। इस आंदोलन के बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने अपनी विदेश यात्रा भी की। हालांकि उन्होंने कोई अपना दल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जनता दल के प्रत्याशी मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुजफ्फरनगर की सीट पर समर्थन दिया, जिससे सईद को लोकसभा में चुनकर गए। इस दौरान उनका राजनीतिक दलों से संघर्ष भी हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनके खिलाफ मायावती ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज कराया। तो वर्ष 1990 में मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। मुलायम सिंह को पता नहीं था कि टिकैत की गिरफ्तारी के बाद सदन में 67 विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। टिकैत से पहले उत्तर भारत में सर्वमान्य किसान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह का नाम भी आता है, जो छपरौली विधानसभा सीट से 40 साल तक लगातार विधायक रूप में चुने गए। चौधरी देवी लाल भी किसान नेता थे,
लेकिन वह राजनीतिक दल के जरिए आंदोलन करते थे, जो महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी नहीं किया। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हुए किसानों के आंदोलन या संघर्ष को देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि किसान संघर्ष तो करते रहते हैं, लेकिन जब बात वोट की होती है तो उनका विरोध और आंदोलन वोट के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश के जिस मंदसौर में किसानों का आंदोलन हुआ और पुलिस की गोलाबारी में 5 किसानों की मौत हुई, वहीं से सत्ता पक्ष के उम्मीदवार फिर से जीत कर आए, जबकि किसानों ने उन पर अनदेखी की गंभीर आरोप लगाए थे। यही सवाल भारत के लगभग 250 किसान संगठनों की संस्था अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक सरदार VM सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि जब 80 के दशक तक किसान आंदोलन हो रहे थे तो किसान जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ नहीं था। वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलनों के बाद राजनीतिक दलों को पता चल गया कि कितनी बड़ी ताकत है। इस एकता को तोड़ने के लिए राजनीतिक दलों ने किसानों के बीच जाति और धर्म के नाम पर फूट डालने शुरू की। किसान इस जाल में फंस गए। यही वजह है कि किसानों की आवाज़ संसद और विधानसभा में ठीक तरह से उठ नहीं पाती। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि पिछले साल ही किसानों का देशव्यापी जोरदार आंदोलन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मामला वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आंदोलन के बाद किसान जब वापस लौटे और चुनाव हुए तो वो फिर जाति के आधार पर वोट डालने लगे। अखिल भारतीय किसान सभा के विजू कृष्णन कहते हैं कि किसान जब तक एकजुट रहे उन्होंने सरकारों को झुकने पर मजबूर किया। सरकारों ने अनेक आंदोलनों को गंभीरता से भी लिया, क्योंकि देश में बड़ी आबादी किसानों की है। उनका कहना है कि किसानों की कमजोरी या फ़ायदा राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार उठाने की कोशिश करती। कम्युनिस्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजमूदार कहते हैं कि हमने देखा है कि जब किसानों में एकजुटता रहती है तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने जाते थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने किसानों को तोड़ने का काम किया, जिससे उनकी ताकत कम हुई और नौबत ऐसी है कि वो अब महीनों भी आंदोलन कर ले, उनसे मिलने या उनकी मांगों के बारे में बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी या नेता नहीं चाहता। यह स्थिति है हमारे देश में। धन्यवाद। कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, मिलत नहीं के नौकरी का करो बेरोजगार बा। 40 के उम्र भाई लागू हो ना आवत